हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। तो बेटे आज हम 12th क्लास अकाउंटिंग में जो हमारी टीएस ग्रेवाल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो हम वॉल्यूम नंबर 2 को आज स्टार्ट करेंगे, जिसकी हेडिंग है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। तो आज हम कंपनीज की अकाउंटिंग को स्टार्ट करेंगे। तो बेटे अगर आप हमारी वीडियो या YouTube के ऊपर देख रहे हैं तो YouTube पर मैं कमेंट्स वाले सेक्शन में या डिटेल वाले सेक्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और वहां पर हम आपको अपडेट कर देंगे जब भी कुछ एक्टिविटी हम लोग वहां पर करेंगे, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ उनको शेयर कर सकते हैं। चलिए तो फिर हम लोग धीरे धीरे बातें भी करेंगे और आगे समझेंगे भी, ठीक है। तो चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा। नाउ आज हम आपके साथ स्टार्ट करने वाले हैं कंपनी अकाउंट्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होने वाला है, चैप्टर नंबर 9 जो है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। सर ये चैप्टर जो है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो कितना इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूं कि ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट कई बार ना थ्योरी पढ़ना एंजॉय नहीं करता, वो कहता है अकाउंटिंग का पेपर है सर, थ्योरी क्यों पढ़ना। लेकिन अब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे तो आपको थ्योरी पर ध्यान देना होगा। ये चैप्टर बहुत ही थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है सर। और अगर आप जैसे यहां बुक में देख सकते हैं तो बुक बता रही है कि बेटे आपको इस चैप्टर में बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और जब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो वो छोटे छोटे माइन्यूट पॉइंट्स के ऊपर बहुत सारी बातें आपसे पूछते हैं। तो सर हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो कंपनी ये होती क्या है, इसका मीनिंग पढ़ेंगे, और सर इसके फीचर्स क्या होते हैं ये हम जानेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक बात है सर, पहले ये तो जान ले कंपनी क्या है। तो मैं आपको बताता हूं हमारे बिजनेस की शुरुआत कहां से होती है। सबसे पहले सर बिजनेस का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसका एक ऑनर होगा, जिसको हम सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं। तो किसी के भी मन में आई, आपने किसी से पूछा भाई क्या कर रहे हो, उसने बोला मैं बिजनेस कर रहा हूं। अब पता नहीं उसका बिजनेस कहां है, कैसा है। सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट करना बहुत ही इजी होता है, इसको स्टार्ट करना बहुत इजी है, बस आपने कहा और बिजनेस स्टार्ट हो गया। ये बिजनेस कभी भी ना बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करेगा, यानी आपको कोई भी ऐसा बहुत बड़ा बिजनेस दिखाई नहीं देगा जो सोल प्रोप्राइटरशिप में चल रहा हो। ज्यादातर आपको क्या दिखाई देगा, सर हमारे पड़ोस में एक किराना शॉप है, ग्रोसरी शॉप जिसे आप बोलते हो, वो किराना वाला जो है वो ग्रोसरी शॉप वाला है। या आप कहोगे सर मैं देखो ट्यूशन पढ़ रहा हूं, आपसे ट्यूशन पढ़ रहा हूं, आप भी सोल प्रोप्राइटरशिप हो। तो बहुत छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, हम वहां जाते हैं, पैसा देते हैं, सामान ले आते हैं, लेकिन आपको कोई भी बहुत बड़ा बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं मिलेगा। यानी कि सर एक स्टेज के बाद जब सोल प्रोप्राइटरशिप में काम नहीं चलता, क्यों काम नहीं चलता, क्योंकि वहां पर कैपिटल को लेके कांस्टेंट मतलब कुछ इश्यूज आ जाते हैं, लिमिटेशंस आ जाती हैं, मैनेजमेंट को लेके कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं, इसीलिए वो ज्यादा बड़ा नहीं हो पाता। तो फिर सर हम लोगों ने आगे सीखा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या हुआ, सर आप ही ने सिखाया था कि पार्टनरशिप जो होगा अब वो सोल प्रोप्राइटरशिप से बड़ा बिजनेस हो गया। बिल्कुल ठीक बात है, सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ऑनर था, और यहां पर तो सर एक से ज्यादा ऑनर होंगे। मतलब हम 50 पार्टनर तक जा सकते हैं ना, कोई दिक्कत की बात 50 पार्टनर तक नहीं है। एक व्यक्ति के पास बहुत लिमिटेड कैपिटल होती है, तो जब बिजनेस के बहुत सारे मल्टीपल ऑनर्स हो जाएंगे, आपको याद होगा कि जो पार्टनर्स होते हैं वो एक तरीके से पार्टनरशिप फर्म के ऑनर्स होते हैं। तो सर हमारे पास देखो कैपिटल बहुत ज्यादा आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि बहुत सारे ऑनर्स होंगे तो सब अपना अपना पार्ट संभाल लेंगे।
हमें मैनेजमेंट में आसानी हो जाएगी। तो सर अब तो ये बिजनेस बहुत बढ़िया से ग्रो करेगा। आंसर इज नो। अब भी क्या होगा, अब भी ये बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। इनमें आपस में अब ना झगड़े शुरू हो जाएंगे, बड़ी सारी दिक्कतें आ जाएंगी। तो पार्टनरशिप का बिजनेस भी एक लिमिट के बाद में ग्रो नहीं करता। अगर मैं आपसे पूछूं, आप अपने अड़ोस पड़ोस में देख के बताइए कौन से अच्छे बिजनेसेस आपको पार्टनरशिप की फॉर्म में मिल रहे हैं, तो आप ज्यादा नहीं गिनवा पाओगे। पार्टनरशिप झंझट वाली बातें हैं, झगड़े हो जाते हैं, ये भी ज्यादा बड़ा नहीं जाता। इसका मतलब रियल सेंस में अगर कोई फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो ग्रो करती है, जो सरवाइव करती है, जो एक्सपैंड करती है और जिसको रिकॉग्निशन दी जाती है, दैट इज कंपनी। कंपनी के बारे में समझाने से पहले मैं आपको कंपनी की इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप कोई मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो आप सर्टेनली कहेंगे सर हम मोबाइल फोन यूज करते हैं। मुझे यह मतलब नहीं कि वो किस ब्रांड का है, लेकिन वो मोबाइल फोन जरूर किसी ना किसी कंपनी का ही आप यूज कर रहे हैं। आपके घर में टीवी होगा, आपके घर में वॉशिंग मशीन होगी, मतलब सर जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होंगे ना, आप चेक कर लेना, वो भी किसी ना किसी कंपनी के प्रोडक्ट आप यूज करते हो। आपके घर में कार होगा, स्कूटर होगा, इवन अगर आप साइकिल के दीवाने हैं, साइकिल का शौक रखते हैं, तो भी चेक कर लीजिएगा कि वो साइकिल भी किसी ना किसी कंपनी की होगी। सर हम लैपटॉप यूज करते हैं। मैंने कहा जिस भी बिजनेस की बात करेंगे जहां पर कोई सिग्निफिकेंट चीज आपको मिलती है, आप सिग्निफिकेंट पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो आपको कोई ना कोई कंपनी का ही मिलेगा। और इवन ये किराने वाला भी जो बिजनेस करता है ना, ये भी किसी ना किसी अल्टीमेटली कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। किसी ना किसी कंपनी से गुड्स परचेज करके लाके ये आपको सेल कर रहा होता है। इसके लिए आपको ये बात बिल्कुल क्लियर कट अपने माइंड में बिठा लेनी है कि कंपनी ही वो फॉर्म ऑफ बिजनेस है, समझे, और जिसको हमें समझना है, जिसको हमें फॉलो करना है। सर कल को अगर मैं बिजनेसमैन बनूंगा तो मैं कंपनी की फॉर्म में बिजनेस करूंगा। अब मैं कहूं अगर आप बिजनेसमैन बनोगे और कंपनी की फॉर्म में बिजनेस करोगे तो मैं आपको अपने से भी ज्यादा सक्सेसफुल कहूंगा, क्योंकि देखो मैं तो अभी तक कंपनी फॉर्म नहीं कर पाया। करनी चाहिए लेकिन कर नहीं पाया। सर अगर हम जॉब करेंगे, सर्विस में जाएंगे, तो भी कंपनी में ही जॉब करना। आपके कोई अगर रिलेटिव होंगे, वो पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे हैं, आप उनसे पूछे भैया आप कहां जॉब करते हो, तो बोलेंगे हम कंपनी में जॉब करते हैं। तो मेरे ख्याल इतना एग्जाम्पल बहुत है आपको समझाने के लिए कि कंपनी होता है बिजनेस का सबसे अच्छा फॉर्म। अब धीरे धीरे आपको बताता हूं इसके बारे में। पहले बुक के पास चलते हैं और हम बुक से पूछते हैं। हमने कहा टीएस ग्रेवाल जी जरा बच्चों को बताइए कंपनी का मीनिंग क्या होता है। उन्होंने कहा कपूर साहब आप जानते हो कि कंपनी बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कंपनी को हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी भी बुलाएंगे, ठीक है। तो कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस होता है। क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्संस। तो मैंने कहा ग्रेवाल साहब पार्टनरशिप भी तो एसोसिएशन ऑफ पर्संस ही होता था। उन्होंने कहा बिल्कुल कपूर साहब, पार्टनरशिप में भी तो एसोसिएशन ऑफ पर्संस था, लेकिन जो पार्टनरशिप था ये उससे अलग है। मैंने कहा क्यों? वो कह रहे हैं क्योंकि ये वो एसोसिएशन ऑफ पर्संस है जो कि फॉर्म एंड रजिस्टर्ड होगी अंडर द कंपनीज एक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन थी, लेकिन वो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर हालांकि रजिस्टर्ड हो तो ठीक बात है, लेकिन नॉट रजिस्टर्ड हो तब भी चल रही थी। इसका मतलब लॉ ये कह रहा था कि अरे पार्टनरशिप की चिंता मत करो, रजिस्टर्ड हो ना हो, लेकिन कंपनी एक इतना अच्छा बिजनेस है, इतना प्रॉपर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कि कंपनी हमेशा जो होगी वो क्या होगी? रजिस्टर्ड होगी, वो कभी भी अनरजिस्टर्ड नहीं हो सकती। सर ये रजिस्टर्ड कहां होगी? ये लिखा है ना कि भाई ये कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होगी, यानी इसका प्रॉपर रिकॉर्ड सरकार के पास हमेशा होगा, इसमें कुछ छुपी हुई बातें नहीं होंगी। तो सर इसका मतलब कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस है जो कि बनाई गई और जो कि रजिस्टर करवाई गई कंपनीज एक्ट में। बिल्कुल ठीक, ये कंपनी की
ऑथेंटिक डेफिनेशन है, आप नीचे चेक कर सकते हैं। देखो, कंपनीज एक्ट जो है, एक्ट का मतलब जो कंपनी का लॉ है, वो कह रहा है कि कपूर साहब, कंपनी का मतलब क्या होता है? मैंने कहा बताएं। कंपनी का मतलब होता है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, मतलब कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया, मतलब बनाया गया। ठीक है। अंडर दिस एक्ट, ये कौन सा एक्ट है? इसको हम बोलते हैं कंपनीज एक्ट, जो कि अभी हमारे यहां चल रहा है लेटेस्टली 2013 में ये एक्ट हमारे पास लास्टली बना था। तो सर, कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी जिसका जन्म हुआ हो, क्योंकि हमने उसे रजिस्टर किया था अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। दिस एक्ट का मतलब है कंपनीज एक्ट 2013। अब यहां पर क्या हुआ, जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो उससे पहले भी एक कंपनीज एक्ट चल रहा था जिसका नाम था कंपनीज एक्ट 1956। तो उन्होंने कहा कि बहुत पुराना हो गया, अब इसको नया कर लेते हैं। तो लॉ कह रहा है कंपनी का मतलब है वो कंपनी जो कि इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई हो, या फिर वो किसी पहले के कंपनी लॉ के अंदर भी अगर इनकॉर्पोरेट हुई थी तो वो भी कंपनी कहलाएगी। इसका मतलब सर, जब हमारे देश में कंपनीज एक्ट 1956 चला आ रहा था, उस एक्ट में किसी ने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराई थी तो वो आज भी वैलिड मानी जाएगी। बिल्कुल ठीक सर। तो 1956 से पहले कोई और कंपनीज एक्ट होगा? बिल्कुल ठीक। तब जो कंपनी बनी थी वही डेफिनेशन कंपनीज एक्ट 1956 में भी ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड हुई थी। तो कंपनी का मतलब होता है एक कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई हो करंट वाले कंपनीज एक्ट में, या उससे पहले के किसी भी कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई हो, उसे हम कंपनी ही कहकर चलेंगे। सर देखो ना, इसमें कुछ बहुत ज्यादा बातें क्लियर नहीं हुई कि कंपनी क्या है। हम उम्मीद कर रहे थे कि हमें कंपनी के बारे में बहुत सारा कुछ मिलेगा। तो एक्ट ने कहा कि भाई हमारे को इतना कहने से काम चल जाता है। अब सर हमें नहीं चलता, तो हमने कहा ठीक है, फिर आप हमारे साथ पढ़िए। एक डेफिनेशन है जो प्रोफेसर हैनी ने दी है, और हमारे पास कंपनीज की 4-5 पॉपुलर डेफिनेशंस हैं, तो हम उसमें से कोई एक आदि सीख लेते हैं। ठीक है। नाउ मैं आपको बता दूं, आपको ये डेफिनेशन कन्विंसिंग नहीं लगी, पर ये मोस्ट ऑथेंटिक डेफिनेशन हो गई, क्योंकि ये लॉ में लिखी हुई डेफिनेशन है। जो चीज लॉ में लिखी है वो मोस्ट ऑथेंटिक है। तो सर मैं दूसरी डेफिनेशन क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि उस डेफिनेशन से मुझे कंपनी का मतलब पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ सर। ठीक है, चलिए। प्रोफेसर हैनी कहते हैं कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अब मुझे एक बात बताइए, आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? लॉ कह रहा है देखो कपूर साहब, आप हो नेचुरल पर्सन, मतलब भगवान ने आपको बनाया है, नेचर ने आपको जन्म दिया है, तो आप एक नेचुरल पर्सन हो। यानी कि जो लोग नेचुरल नहीं हैं उन्हें हम बोलते हैं आर्टिफिशियल। तो ये एक आर्टिफिशियल है, इसका मतलब कंपनी एक पर्सन है। ओ, लेकिन ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। और यहां पर आप नोट कर लो कि आर्टिफिशियल है, फिक्टिशियस नहीं है, क्योंकि वो आपको एमसीक्यू में कंफ्यूज करने के लिए पूछेंगे कि क्या कंपनी एक फिक्टिशियस पर्सन है। फिक्टिशियस का मतलब झूठा। अब जैसे आप लोग बात करते हो, क्या बताएं, मेरा बेटा है, शैतान है, 2-3 दिन पहले कहने लगा पापा एक मूवी देखनी है, चलो आपके साथ देखूंगा, भूत पुलिस। तो भूत क्या होता है? झूठ है। तो भूत हो गया फिक्टिशियस पर्सन, लेकिन कंपनी फिक्टिशियस पर्सन नहीं है, ये नेचुरल पर्सन भी नहीं है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। तो हम आपको बताएंगे आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या है। क्रिएटेड बाय लॉ। अब सर इसे नेचर ने जन्म तो नहीं दिया, तो इसे जन्म किसने दिया? लॉ ने दिया। लॉ का मतलब कंपनीज एक्ट। कौन सा कंपनीज एक्ट? चाहे 2013 था या उससे पहले वाला था। हैविंग सेपरेट एंटिटी, यानी इसको एक अलग पहचान दी जाएगी। ओके। विद आ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल का मतलब होता है जो कि लगातार चलती रहेगी। एंड अ कॉमन सील, यानी इस डेफिनेशन में कंपनी के बारे में कुछ नई बातें बताई कि सर ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे लॉ क्रिएट करेगा, जिसे एक अलग एंटिटी का दर्जा दिया जाएगा,
जिसकी एक परपेचुअल सक्सेशन होगी और जिसकी एक अपनी कॉमन सील होगी। 5 बातें हमें यहां से और पता चल गई। नाउ अब इन सब बातों को हम और डिटेल में समझते हैं। चलिए सर, कंपनी के बारे में और गहराई में बताओ। मैंने कहा लो और गहराई में समझो। कंपनी क्या होगी? इनकॉर्पोरेशन। तो इतना तो आप समझ गए हैं कि आपको अगर कंपनी बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ डॉक्यूमेंट बना करके गवर्नमेंट के पास जाना होगा और फाइल करना होगा, और वो डॉक्यूमेंट जब फाइल होंगे तब जाकर के गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाई होगी तो वो आपको एक नया पहचान दे देगी, बिजनेस एंटिटी की पहचान दे देगी। उसी को हम कहते हैं कंपनी। अब सर वो कौन से डॉक्यूमेंट्स में लेकर जाऊं, तो ये आने वाली क्लासेस में क्लियर हो जाएगा। सर कौन जाएगा, क्योंकि अभी तो बिजनेस बना ही नहीं है, तो क्योंकि आप बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप जाएंगे। तो जब आप जाएंगे तो हम आपको बोलेंगे प्रोमोटर्स। इसका मतलब ये होता है कि वो लोग जो कंपनी को बनाने में इंटरेस्टेड होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोमोटर्स। ये प्रोमोटर्स क्या करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स को फ्रेम करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम लॉयर्स और प्रोफेशनल्स, और फिर जाके गवर्नमेंट के पास इन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करवाते हैं। कुछ फीस होती है, वो फीस पे की जाती है। उसके बाद गवर्नमेंट इनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देती है कि हाँ लीजिए हमने आपकी कंपनी बना दी। ओके, इसका मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, मतलब कंपनी जो है वो क्रिएट की जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। सिंपल सा पॉइंट था। नाउ इसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। सर सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सपोज एक्स कंपनी है, आपके आसपास बहुत सारी कंपनीज हैं, तो जो एक्स कंपनी है वो अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी रखती है। इसका मतलब इन द आईज ऑफ लॉ इसको एक सेपरेट आइडेंटिटी दी गई है। इसका मतलब ये कि अगर आप इस कंपनी के साथ कोई धोखा करोगे तो कंपनी आपको स्यू कर सकती है। और अगर आपको लगता है कि सर मैं बहुत ईमानदार हूं, कंपनी ने मुझे धोखा दिया है, मैंने कहा क्या हो गया, कह रहे सर देखो मैं कंपनी का एक प्रोडक्ट खरीद के लाया। ठीक है जी, क्या खरीदा था? सर मैंने कार खरीदी थी। उन्होंने कहा था कार की जो आपको पावर मिलेगी या कार की जो आपको माइलेज मिलेगी वो इतनी मिलेगी, लेकिन सर ऐसा कुछ हुआ नहीं। कंपनी ने मुझे झूठ बोला, मेरा दिल दुख रहा है, मैं आहत हो रहा हूं, बताओ मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई तू ऐसा कर, जाके कंपनी को स्यू कर दे। यानी कि आप अगर आपको लगता है कि कंपनी ने आपके साथ व्यापार में कुछ गलत किया है तो आप कंपनी को स्यू कर सकते हो। और अगर कंपनी को लगता है कि आपने कंपनी को कुछ प्रॉमिस किया था पूरा नहीं किया तो कंपनी आपको स्यू कर सकती है। यानी इसको एक सेपरेट कानूनी एंटिटी दी गई है। ओ ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, क्योंकि इसे लॉ ने बनाया है। ये नेचुरल पर्सन नहीं है, ह्यूमन बीइंग नहीं है। इसका मतलब इसे कोई बुखार नहीं होगा और ये कभी थकेगी नहीं। तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन आपको ये समझ लेना है कि ये फिक्टिशियस भी नहीं है। फिक्टिशियस मतलब झूठी भी नहीं है, ये रियल है। तो इन द आइज ऑफ लॉ इसको एक पर्सन की मान्यता दी गई है और ये अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, ये अपने नाम से लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। जैसे मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं, आप मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये अपने नाम से बिजनेस कर सकती है। और देखो ये यहां पे लिख भी दिया कि इसको स्यू किया जा सकता है, और ये भी स्यू कर सकती है अगर इसने किसी से पैसे लेने हैं या किसी और ने इससे पैसे लेने हैं। ठीक है, नाउ अब आता है सर कंपनी की फॉर्म का सबसे मेजर जो एडवांटेज है वो है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। देखिए सर क्यों कोई प्रोप्राइटरशिप बहुत बड़ा काम नहीं कर पाती। मान लो एक व्यक्ति था एक्स और उसने अपनी एक बिजनेस स्टार्ट किया। चलो डिपार्टमेंटल स्टोर का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक था मिस्टर एक्स। अब क्या हुआ, इस मिस्टर एक्स की हो गई डेथ।
आजकल लाइफ का कुछ पता नहीं है, बीमारी आ जाती है, पेंडेमिक आ जाता है तो इंसान नहीं जी पा रहा, और अगर पेंडेमिक नहीं आ रहा तो भी पता नहीं न्यूज में कौन कौन सी खबरें आती रहती हैं कि ये बिग बॉस के फेम के लोग हैं और बहुत फिट हैं, उनको भी हार्ट अटैक आ जाता है, वो बहुत एक्सरसाइज भी करते हैं। मतलब आए दिन आपको पता चलेगा यार पर्सन बड़ा फिट एंड फाइन था लेकिन वो एक्सपायर हो गया तो खत्म हो गया। अब जब उस पर्सन की डेथ हो गई तो फिर क्या होगा? अब आप ये कहना चाहते हो कि सर मैंने उस पर्सन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो लॉ कहेगा कि भाई जब वो पर्सन नहीं रहा तो उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा, खत्म हो गया, बात खत्म। यानी कि एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एक इंडिविजुअल की लाइफ के साथ खत्म हो जाता है। सर तो उसके बच्चे चलाएंगे, अब उसके बच्चे चलाएंगे तो अगर मान लो एक्स का बेटा वाई है तो अब वो बिजनेस का ऑनर वाई बन जाएगा, ऑनरशिप उसकी बदल जाएगी, बिजनेस भी बदल जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। यानी कि क्या होता है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप की लाइफ केवल उसके जीवन तक रहती है, उसके बाद प्रोप्राइटर की लाइफ के साथ वो खत्म हो जाती है। सर हम पार्टनरशिप बनाते हैं एक्स वाई जेड, तो हो सकता है इसमें एक्स की डेथ हो जाए तो ये पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। यानी प्रोप्राइटरशिप प्रोप्राइटर की डेथ के साथ खत्म, पार्टनरशिप किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो खत्म, फिर उसको दोबारा लीगल प्रोसीजर करके हमें आगे बढ़ाना पड़ता है। लेकिन अगर हमने लॉ में जाकर के एक कंपनी को फॉर्म किया, ये प्रोमोटर्स थे, इन्होंने जाकर के कंपनी को फॉर्म किया, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि प्रोमोटर्स कोई कंपनी के ऑनर नहीं होते। इसका मतलब सर अगर मैंने एफर्ट्स किए कंपनी को बनाने के तो मैं कंपनी का ऑनर नहीं हूं, नहीं, कंपनी के ऑनर होते हैं उनके जो शेयर होल्डर्स होते हैं। धीरे धीरे आपको बताएंगे शेयर होल्डर्स क्या होते हैं। मान लो इस कंपनी के शेयर होल्डर थे एक्स वाई जेड ए बी और सी। लॉ कहता है कि कंपनी इसकी परपेचुअल एग्जिस्टेंस है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब है कि अगर इसमें से किसी ऑनर की, शेयर होल्डर इसके ऑनर होते हैं एक्चुअली में, और इनको हम ना मेंबर भी बुलाते हैं, अगर किसी मेंबर की, अगर किसी ऑनर की, अगर किसी शेयर होल्डर की डेथ भी हो जाए तो लॉ कहता है कि भाई ये कंपनी चलती रहेगी, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल लॉ ये बात करेगा कि भाई वाई की जगह पर कौन आएगा, तो सर वाई की जगह पर उसका बेटा आई आ जाएगा, या आई का बेटा नहीं होगा तो आई की बेटी होगी। मान लो एच उसकी बेटी है तो उसकी बेटी उसकी जगह पर आ जाएगी। यानी कि कंपनी अपनी बनी रहती है, कंपनी के ऑनर्स के साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उनकी जगह पर कोई और आता है, पर कंपनी चलती रहती है। ये आपने समझना है। इसका मतलब कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन है, यानी कि वो चलती रहती है। कंपनी के ऑनर्स को कुछ हो जाए तो उसके ऑनर की जगह कोई दूसरा ऑनर बनता है। इसका मतलब इसकी एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, not affected by lunacy, not affected by bankruptcy of its members, of its shareholders। यानी कि अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाए, अगर उस व्यक्ति को पागलपन हो जाए, अगर वो व्यक्ति दिवालिया हो जाए तो इस बात से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस व्यक्ति को फर्क पड़ेगा। द लाइफ ऑफ अ कंपनी, इसका मतलब सर कंपनी अश्वत्थामा की तरह अनंत काल तक जिंदा रहेगी, ऐसा नहीं है। लॉ कहता है कि देखो हमने बनाया है तो इसको बंद भी हम ही करेंगे। अगर आपने कंपनी को बनाना है तो हमारे पास आइए, डॉक्यूमेंट फाइल कीजिए। अगर आपने कंपनी को बंद करना है तो उसका भी हम प्रोसीजर बताएंगे, वो प्रोसीजर फॉलो होगा तभी कंपनी बंद होगी। द लाइफ ऑफ अ कंपनी कम्स टू एन एंड ओनली बाय वाइंडिंग अप थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। यानी कंपनी का बिजनेस बंद हो सकता है थ्रू वाइंडिंग अप। ओके, ठीक है सर। तो हमने 4 पॉइंट पढ़े। इनकॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप हो सकता है रजिस्टर्ड हो सकता है रजिस्टर्ड ना हो। इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि अगर कंपनी है तो वो जरूर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होगी। तो आपसे वो एमसीक्यू अगर पूछता है कि क्या कंपनी हमेशा रजिस्टर्ड होगी या अनरजिस्टर्ड भी होगी, या कोई ऑप्शन बना के देता है तो हमेशा रजिस्टर्ड होगी। क्या कंपनी किसी को स्यू कर सकती है? हाँ, कंपनी स्यू कर सकती है। वो आपसे पूछेगा क्या कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आप कहोगे ना ये आर्टिफिशियल सॉरी, वो पूछेगा क्या कंपनी फिक्टिशियस पर्सन है, आप कहोगे नहीं कंपनी फिक्टिशियस पर्सन नहीं है।
वो पूछेगा क्या कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, तो आप ऑप्शन में से टिक करोगे हाँ वो आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या कंपनी इस बात से अफेक्टेड होती है कि उसके मेंबर की डेथ हो गई, उसके मेंबर को लुनेसी होगी, उसके मेंबर को बैंक्रप्सी होगी? आंसर इज नो। नो। नेक्स्ट हो गया लिमिटेड लाइबिलिटी। अब ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि कंपनी के फेवर में जाता है। मिस्टर एक्स एक बिजनेस करता है डिपार्टमेंटल स्टोर का, ठीक है। उसने एक लेटर सपोज कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपसे 5 करोड़ रुपए के गुड्स को परचेज करूंगा। एक कंपनी से मिस्टर एक्स जो कि स्टोर चलाते हैं उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर डाला कि मैं आपसे 5 करोड़ रुपए के गुड्स परचेज करूंगा। अब क्या हुआ जी, कंपनी ने कहा ठीक है परचेज कर लो। अब परचेज करने के लिए इन्होंने इनको गुड्स तो डिलीवर कर दिए, परंतु क्या हुआ कि गुड्स जब मिस्टर एक्स के पास पहुंचे तो एक दुर्घटना हो गई। इनकी शॉप में लेटर सपोज आग लग गई, ड्यू टू फायर आग लग गई, या सर वहां पर बड़े चोर उचक्के थे उन्होंने उनको चोरी कर लिया, या सर फ्लड आने की वजह से वो गुड्स बर्बाद हो गए। अब वो गुड्स एक्स ने आगे किसी को सेल करने थे, उनसे पैसे ला करके देने थे। अब वो क्योंकि एक्स सेल नहीं कर पाया तो उसके पास पैसे नहीं है, तो भाई अब वो पैसे कहां से दे? अब वो कहने लगा कंपनी को कि देखिए सर मेरे साथ एक अनहोनी हो गई, मैं आपके पैसे नहीं दे पाऊंगा। कंपनी कह रही भैया हमें क्या पता। वो कह रहा देखो आप मेरे स्टोर में आके चेक कर लो भैया मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो कहेंगे कि भाई साहब ऐसा है, चाहे अपना घर बेचो, चाहे अपना डिपार्टमेंटल स्टोर बेचो, चाहे अपने घर में रखी हुई ज्वेलरी बेचो, चाहे अपने घर के बर्तन बेचो, जहां मर्जी से पैसा लेके आओ, आपको पैसा लेके आना पड़ेगा। इसका मतलब स्टोर के ऑनर की लाइबिलिटी क्या थी? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आपके बिजनेस के फंड्स खत्म हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी की बची हुई लाइबिलिटी की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। सर देखो ना, मेरे बिजनेस में 2 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं और मेरे पास 5 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी हो गई। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि भाई 2 करोड़ रुपए तो बिजनेस से चुकाओगे और रिमेनिंग 3 करोड़ अपने घर से चुकाओगे। सर अगर मैंने पार्टनरशिप की होती तो क्या होता? तो एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे, तीनों ने एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, 5 करोड़ के गुड्स बाय किए और वो गुड्स जब आए तो उसमें फायर लग गई, उसमें थेफ्ट लग गई, या वो फ्लड की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए। अब कंपनी को नुकसान हो गया, सॉरी कंपनी का मतलब फर्म को नुकसान हो गया। फर्म कह रही है कि हमारे पास 2 करोड़ है। तो पार्टनरशिप फर्म में भी यही प्रॉब्लम थी। अब एक्स को अपने घर से लाना पड़ेगा, वाई को अपने घर से लाना पड़ेगा, जेड को अपने घर से लाना पड़ेगा। सर ये कितना लाएंगे, कैसे लाएंगे, वो दूसरी बातें हैं, लेकिन इन्हें कहीं से भी 3 करोड़ को लेके आना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएंगे? बैंकरप्ट हो जाएंगे। और बिजनेस के अंदर यही रिस्क सबसे बड़ा रिस्क होता है और इसका नाम होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसका मतलब आपको अपने कर्जों को पूरा भुगताना पड़ेगा। अगर आपके बिजनेस में पैसे कम पड़ गए तो घर से लाके भुगताने पड़ेंगे। पर जब आप कंपनी को फॉर्म करने गए, कंपनीज एक्ट में आपने उसको रजिस्टर करवाया, तो लॉ इस कंपनी से पूछ लेता है बता भाई तुझे लिमिटेड लाइबिलिटी चाहिए या तुझे अनलिमिटेड लाइबिलिटी चाहिए। अब सर कोई मूर्ख ही होगा जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी को सिलेक्ट करेगा। सभी लोग क्या सिलेक्ट कर लेंगे? लिमिटेड लाइबिलिटी। इसका मतलब जब भी कंपनी फॉर्म होती है तो ज्यादातर लोग जाकर के क्या करते हैं? लिमिटेड लाइबिलिटी को चूज कर लेते हैं। पर ऐसा नहीं है कि कंपनी की लाइबिलिटी हमेशा लिमिटेड होगी। कंपनी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड भी हो सकती है, उसके लिए कंपनी को चूज करना पड़ेगा। और आपको पता है कि लोग हमेशा क्या चूज करेंगे? लिमिटेड लाइबिलिटी चूज करेंगे। इसीलिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि फीचर्स ऑफ अ कंपनी में बुक ने लिखा लिमिटेड लाइबिलिटी। तो सर क्या कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है?
मैंने कहा हाँ। अगर उसने रजिस्ट्रेशन करते हुए लिमिटेड लायबिलिटी सिलेक्ट किया तो उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। सर मतलब कि आप ये कहना चाहते हो कि ये एक एक्स कंपनी थी और ये एक वाई कंपनी थी। एक्स कंपनी ने वाई कंपनी से 5 करोड़ के गुड्स परचेज किए, बिल्कुल ठीक। वाई कंपनी ने एक्स कंपनी को 5 करोड़ के गुड्स भेज भी दिए। अब सर इसके यहां पर फायर लग गई, इसके यहां पर चोरी हो गई, या इसके यहां पर फ्लड की वजह से उन गुड्स का नुकसान हो गया, अब इसको लॉस हो गया। वाई कंपनी ने एक्स कंपनी से कहा ला भाई पैसे दे। एक्स कंपनी कहती है कि भाई मेरे पास सिर्फ 2 करोड़ रुपए हैं। लॉ कहता है ये एक्स कंपनी जो है ना ये लिमिटेड है, इसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। इसका मतलब वाई कंपनी को अब एक्स कंपनी ओनली एंड ओनली 2 करोड़ रुपए ही देगी। सर बाकी के 3 करोड़ रुपए का क्या होगा? क्या अब की बार एक्स की कंपनी के जो ऑनर हैं वो 3 करोड़ रुपए देने के लिए लायबल नहीं है? तो लॉ कह रहा है नहीं। यानी कि ऑनर्स को कंपनी की फॉर्मेट में प्रोटेक्शन मिल गया कि भैया जितना व्यापार में पैसा लगाओगे उतना ही नुकसान होगा, तुम्हारे घर से कुछ नहीं जाएगा। और जानते हो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो कंपनी बनाते हैं, घोटाले करते हैं, नुकसान करते हैं और चले जाते हैं। जैसे कि आपका किंगफिशर है, विजय माल्या। तो खैर इसमें ज्यादा गहराई में हम नहीं जाएंगे। तो यहां पे लिखा है कि कंपनी के केस में लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि आपके लिए मेंबर्स, शेयर होल्डर्स और ऑनर अभी एक ही बात है। तो जहां मैं कह रहा हूं मेंबर मतलब ऑनर, शेयर होल्डर एक ही बात है। लायबिलिटी ऑफ इट्स ऑनर is limited to the value of shares subscribed by them or amount guaranteed to be paid at the time of winding up in the case of a company is limited by guarantee। अब आपको यह नहीं पता सर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है और ये शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती है। तो कोई बात नहीं, वो भी अभी जल्दी आपको हम बता देंगे। अभी हम ये समझ लेते हैं कि क्योंकि ये लिमिटेड है, जिस चीज से लिमिटेड है या शेयर से या गारंटी से उतनी लायबिलिटी ये देगी, उसके बियॉन्ड लायबिलिटी नहीं देगी। लेकिन हाउएवर लेकिन इन केस ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड विद अनलिमिटेड लायबिलिटी, अगर कंपनी बनी है अनलिमिटेड लायबिलिटी से तो फिर लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स भी अनलिमिटेड हो जाती है। तो इसीलिए जब प्रोमोटर कंपनी को बनाते हैं तो वो अनलिमिटेड नहीं लिमिटेड को चूज करते हैं। इसीलिए कंपनी के नाम के हमेशा एंड में आपको एक वर्ड लिमिटेड लिखा हुआ मिलेगा। ये लिमिटेड बताता है कि कंपनी से व्यापार कर रहे हो तो समझ लो कंपनी उतना ही नुकसान झेल पाएगी जितना उसके पास में एसेट्स होगा। ओके, नाउ अब मैं आपको थोड़ी सी और पोजीशन को क्लियर करता हूं। सर मिस्टर एक्स था तो उसके पास अपना मनी था जो कि उसने बिजनेस में कैपिटल की फॉर्म में इन्वेस्ट किया, ठीक है। सर पार्टनरशिप थी, एक्स था, वाई था और जेड था। ये तीनों नेचुरल पर्सन है और नेचुरल पर्सन के पास अपना कुछ ना कुछ सेव्ड मनी होता है। वो सेव्ड मनी वो बिजनेस में एज अ कैपिटल लगा देते हैं। यहां तक भी सर बात क्लियर है। लेकिन कंपनी तो क्या थी, एक डॉक्यूमेंट ही तो था सर। वो डॉक्यूमेंट जाके जैसे ही मैंने लॉ में फाइल किया, लॉ ने फिर मुझे एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया कि लो भाई तुम्हारी कंपनी बन गई। और इसको उसने एक आर्टिफिशियल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ बना दिया। अब सर ये बताओ इस आर्टिफिशियल पर्सन के पास पैसे कहां हैं? कोई पैसे नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आपकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास कहां से पैसे आते हैं? सर जी गवर्नमेंट तो क्या करती है, मशीन पे छाप देती है नोट और हमें पकड़ा देती है। अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट जाएगी और एक प्रिंटिंग मशीन में धड़ाधड़ नोट छाप करके आपको दे देगी, तो ऐसा आसान नहीं होता। उस नोट के ऊपर लिखा हुआ होता है, अगर वो 500 रुपए का नोट है तो उसके ऊपर आरबीआई के गवर्नर ने लिखा होता है कि मैं आपको 500 रुपीज पे करूंगा। अब सर तो क्या वो मुझे 500 रुपए का नोट लेके जाऊंगा
तो वो मुझे उसके बदले में क्या 100 रुपए के 5 नोट दे देगा, कहेगा जी लो हो गया? नहीं बेटे, मतलब जो गवर्नमेंट की इकोनॉमी होती है वो गोल्ड के ऊपर बेस्ड होती है, तो वो आपको इसका मतलब कि गोल्ड देगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी तो एक आर्टिफिशियल ही होती है, उसके पास मनी होता है, उसका भी एक सिस्टम है जो कि आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। ठीक है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। ऐसे ही कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ ने उसको बनाया, तो लॉ ने कंपनी से कहा कि देख भाई एक काम करना, तू अपना एक बिजनेस मॉडल बनाना। बिजनेस मॉडल का मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि मैंने ये कहा कि देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एजुकेशन का बिजनेस करेंगे। जब कंपनी बनी तो डॉक्यूमेंट बने, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर यह लिखा गया कि यह कंपनी जो बनने जा रही है ये क्या काम करेगी, ये एजुकेशन का बिजनेस करेगी। ये बात मैंने पब्लिक को, यानी देश के लोगों को, विदेश के लोगों को जहां बताना है वहां मैंने बताया कि भाई मैंने गवर्नमेंट के पास एक डॉक्यूमेंट बनाया है, फाइल किया है, और मैं एक बिजनेस करूंगा। अब बिजनेस करूंगा तो मुझे पैसे चाहिए, तो मैं लोगों से कहूंगा कि अब मैं क्या करूंगा, ये जो कंपनी है ये जैसे गवर्नमेंट एक करेंसी छापती है, एक नोट छापती है। अब वो नोट तो आपको पता है 1 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक का हो सकता है, लेकिन कंपनी क्या करती है, अपने पास एक पेपर प्रिंट कराती है जिसको बोलते हैं शेयर। इस शेयर की एक होती है फेस वैल्यू। इस फेस वैल्यू को हम कई बार ना नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। लेट अस सपोज ये 10 रुपए है, मल्टीपल ऑफ ₹1 में हो सकती है, तो मैंने 10-10 रुपए के छपवा लिए। ठीक है, कंपनी लोगों को बताती है कि भाई साहब मिस्टर एक्स आप इतने सालों से नौकरी कर रहे हो, कहते हैं हाँ जी कर रहा हूं, आपके बैंक अकाउंट में कुछ ना कुछ मनी सेव्ड है, वो बोला हाँ सेव्ड है, तो एक काम करो, मेरे पास एक शेयर है, ये 10 रुपए का शेयर है, आप ये पैसे मुझे दे दो और मैं आपको ये शेयर दे दूंगा। नाउ अब मिस्टर एक्स ने पूछा अच्छा जी कितने पैसे दूं, तो उसने कहा बताओ क्या आप हमारे एजुकेशन के बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो? उसने कहा मुझे क्या फायदा होगा? बोला बिजनेस होगा तो फायदा तो होगा ही ना, हम जब कमाएंगे तो वो हम आपको कमा करके देंगे। तो एक्स ने कहा चलो ठीक है भैया, बैंक में पैसा पड़ा है, थोड़ा सा रिटर्न आती है, मैं शेयर ले लेता हूं। तो एक्स ने कहा कि चलो आप मुझे 1000 शेयर दे दीजिए। तो क्योंकि मेरा शेयर 10 रुपए का था, तो इसका मतलब ये एक्स कंपनी को 10,000 रुपए देगा और कंपनी इसे बदले में 1000 शेयर दे देगी। ठीक है, अब ये एक्स 1000 शेयर का मालिक बन गया। ऐसे ही अगर वाई इंटरेस्टेड होगा तो वाई अपनी हिसाब से कंपनी को पैसे देगा और शेयर ले लेगा, जेड अपने हिसाब से कंपनी को पैसे देके शेयर ले लेगा। इसका मतलब ये कि जब हम आपको आगे चल के कंपनी की कैपिटल कैसे बनती है वो समझाएंगे, तो कंपनी अपनी कैपिटल कलेक्ट करती है शेयर्स की फॉर्मेट में, वो लोगों को शेयर सेल करती है, और जिन लोगों को भी वो शेयर सेल करती है वो सब लोग कंपनी के क्या कहलाते हैं? शेयर होल्डर्स, क्योंकि उन्होंने कंपनी के शेयर्स को होल्ड किया है। इन्हीं को हम लोग मेंबर्स भी बुला सकते हैं और इन्हीं को हम कंपनी के ऑनर्स भी बुला सकते हैं। ओके सर, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब यह है कि एक्स ने कंपनी से 1000 शेयर्स बाय किए थे। अब कैक्स को लगता है कि भाई मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं इसमें से 400 शेयर्स को सेल करना चाहता हूं। हमने कहा भाई किसे सेल करोगे? उसने कहा ये मैं शेयर सेल कर दूंगा, मान लीजिए मिस्टर एम को सेल करूंगा। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी ये 400 शेयर एक्स के नाम से ट्रांसफर कर देगी एम को। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, इसका मतलब शेयर जिसे आप खरीद के कंपनी के शेयर होल्डर बने थे, जिसे आप खरीद कर कंपनी के ऑनर बने थे। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके पेरेंट्स कहते हो कि बेटे हम तो शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते,
तो आप जरूर जब आपकी जॉब लगे, मनी सेव करे, तो किसी अच्छी कंपनी के शेयर्स जरूर परचेज कीजिएगा। जैसे हमारे देश में मुकेश अंबानी की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, बहुत अच्छी कंपनी गिनी जाती है, आप उसके शेयर्स परचेज कर सकते हो। अगर आपको लगता हो मेरे को कोई और कंपनी ज्यादा अच्छी लगती है, तो उसके आप शेयर्स परचेज कर सकते हो। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, आपको और नॉलेज मिलती जाएगी, तो आप इस पोजीशन में आ जाओगे कि आप सिलेक्ट कर पाओगे कि कौन सी कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए। एक अच्छी कंपनी के शेयर खरीदने से फायदा होगा और एक बुरी कंपनी के शेयर खरीदने से नुकसान होगा। तो इसमें हम अच्छी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे। तो हम जब किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। इसका मतलब जिसकी आपको मर्जी हो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। एक्सेप्ट, लेकिन हमेशा ये फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, इस पे रोक टोक हो सकती है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज। अब आपको आगे चल के पढ़ाएंगे कि कंपनी कई तरह की होती हैं, एक होती है प्राइवेट और एक होती है पब्लिक। प्राइवेट का मतलब है कुछ लोगों की अपनी ये प्राइवेट है, तो वो नहीं चाहते यार इसमें कोई नया लोग आए, तो वहां पर आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, अदरवाइज आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो। तो आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा, क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं? तो नो सर, वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। तो पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। ये छोटी छोटी बातों को नोट कर लेना। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इज रेगुलेटेड बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जैसे पार्टनरशिप फर्म अपना पार्टनरशिप डीड बनाती है, ऐसे कंपनी अपने पास आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाती है। तो आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में ज्यादा नहीं जानना, बस ये जानना है कि कंपनी के इंटरनल मैटर कैसे काम करेंगे। इस बातों को हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख देते हैं। ओके, अब देखिए जी, इंडिया, भारत, देखिए ये भारत देश, हमारा महान भारत देश, और मैं इसका क्या हूं? सिटीजन हूं। कई बार कुछ बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर कुछ अजीबोगरीब बातें न्यूज चैनल पे करते रहते हैं, जिसमें एक वो AIMM वाले ओवैसी साहब हैं, ठीक है जी, पता नहीं कभी कभार कुछ ना कुछ उल्ट पुलट बोल देते हैं। तो भारत देश है, जो भी लोग भारत में पैदा हुए हैं वो इसके सिटीजन हैं। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि भाई देश मेरा है, मतलब मैं देश का एक तरीके से अपने आप को ऑनर समझ सकता हूं ना। लेकिन देश को चलाती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कैसे बनती है? तो सिटीजन लोग किसी को इलेक्ट करते हैं। अब हमने इलेक्ट किया कि हाँ नरेंद्र मोदी जी हमें ज्यादा भरोसेमंद लगते हैं, इसलिए मोदी जी को हमने सिलेक्ट करके वोट दे करके उनको पीएम बना दिया। अब वो पीएम तय करेंगे कि भैया भारत देश की नीति कैसी होगी, मतलब चाइना के साथ दोस्ती करनी है कि नहीं करनी है, उनका विचार होगा। अमेरिका के साथ करना है, रशिया के साथ करना है। ऐसे ही ये एग्जाम्पल इसलिए दिया कि आप समझ पाओ। लेकिन सर हम तो बिजनेस कर रहे हैं। ओके, बिजनेस के लिए हमने एक यूनिट बनाई कंपनी। ओके, XYZABH, ये सब लोग इन्होंने कंपनी के खरीदे शेयर, और लिटरली माना जाए तो जो लोग कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं वो कंपनी के ऑनर हैं। अब सर ये वाले ऑनर रोज रोज कंपनी में आएंगे क्या, और ये रोज रोज आके दखल अंदाजी करेंगे क्या? तो सिस्टम ऐसे नहीं चल सकता। लॉ कहता है कि देखिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ना इलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट करेंगे कि भाई इस कंपनी को मैनेज कौन करेगा। सर जब मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस किया था तो मैं एक्स ऑनर था, मैं खुद ही मैनेजमेंट भी चलाता था। कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी में पैसा कौन लगाएगा? दूसरा व्यक्ति। मैनेजमेंट कौन करेगा? दूसरा व्यक्ति। तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि कंपनी अगर किसी अच्छे लोगों के हाथ में नहीं गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये बहुत सारे लोगों का मिला जुला अफेयर है। तो हम किसी को सिलेक्ट करेंगे इलेक्शन के थ्रू जो इसको मैनेज करेगा, जिसे हम बोलेंगे डायरेक्टर्स। ये डायरेक्टर जो होते हैं ये कंपनी को चलाएंगे, और फिर कंपनी का जो प्रॉफिट आएगा वो ला करके हमें देंगे और अपनी सैलरी लेके चले जाएंगे। देखिए, तो कंपनी इज नॉट मैनेज्ड बाय ऑल द मेंबर्स। कंपनी के लाखों करोड़ों मेंबर्स हो सकते हैं,
वो लाखों करोड़ों मेंबर्स चुनाव के माध्यम से कुछ सिलेक्टेड लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे और वो सिलेक्टेड लोग ही जो हैं डायरेक्टर्स कहलाएंगे। डायरेक्टर्स मतलब जो कंपनी को डायरेक्शन देंगे। यानी कि मैनेजमेंट और ऑनरशिप दो अलग अलग बातें होती हैं कंपनी के रिस्पेक्ट में। ऑनर पैसा लगाएंगे, चुनाव करेंगे कि हमारे पैसे की देखभाल कौन करेगा, फिर वो व्यक्ति उसका बिजनेस करेगा, प्रॉफिट आएंगे, लाके हमें बताएगा, ऑनर को बताएगा कि देखो मैंने आपके पैसे से बिजनेस किया था, इतना हमें प्रॉफिट हुआ, और फिर हम वो तय करेंगे कि उस प्रॉफिट का करना क्या है। ओके सर, कॉमन सील, ये कॉमन सील क्या होती है? कॉमन सील जो होती है वो दरअसल कंपनी का सिग्नेचर होता है। आप इसे लिख सकते हैं, इट इज फॉर्मल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी। क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो कहीं पे साइन तो कर नहीं सकता। तो कंपनी जब भी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी ने किया है या उस व्यक्ति ने अपना पर्सनल किया है? तो उसके ऊपर कंपनी की मोहर लगेगी। कंपनी की मोहर लगेगी और कंपनी के जो एम्प्लॉइज होंगे जिनकी ड्यूटी लगाई जाएगी, डायरेक्टर होंगे, वो उस पर सिग्नेचर करेंगे कि हाँ ये एग्रीमेंट हम नहीं कर रहे, ये कंपनी कर रही है और हम इसको कंपनी के नाम से कर रहे हैं। हम इस पे कंपनी की क्या लगा रहे हैं? मोहर लगा रहे हैं। अब आपको लगेगा सर मोहर क्या होती है, कोई भी लगा ले, ऐसा नहीं होता। समझ में आया? तो कॉमन सील का मतलब होता है कि कंपनी के पास एक स्टैंप होगी। कॉमन सील मतलब एक स्टैंप होगी जो कि लगाई जाएगी ऑन ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी। जो भी कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके ऊपर लगाई जाएगी। ठीक है। नाउ कंपनी बहुत बड़ा सर सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अपनी नॉलेज को ब्रश अप करेंगे और इसको रीड करेंगे। तो ये आपको घर में जाके अब रीड करना है। देखो मैं पढ़ा देता हूं। मोड ऑफ फॉर्मेशन, पार्टनरशिप बनी थी कैसे? आपने एक एग्रीमेंट किया था। अब वो एग्रीमेंट आपने रजिस्टर कराया नहीं कराया वो आपकी मर्जी थी, लेकिन पार्टनरशिप उस एग्रीमेंट से बन गई। लेकिन कंपनी के केस में तो उसे रजिस्टर होना जरूरी है। पार्टनरशिप चलेगी पार्टनरशिप एक्ट 1932 से, लेकिन कंपनी जो अब चलेंगी वो चलेंगी कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। सर मेरी कंपनी बनी थी 1956 के अंदर, तो लेकिन आज तो 2013 वाला लॉ चलेगा। नंबर ऑफ मेंबर्स, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम आगे चल के आपको बताएंगे पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम नंबर ऑफ 7 होते हैं, और अगर वो प्राइवेट है तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 होते हैं। सर मैक्सिमम के बारे में बताइए। प्राइवेट कंपनी के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 कर दिए गए हैं। पहले ये कम होते थे, अब 200 कर दिए हैं। और पब्लिक कंपनी के केस में कोई लिमिट नहीं है। लाइबिलिटी, पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी। पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। ज्वाइंट और सेवरल मिलाकर या अलग अलग जैसे मर्जी देखो, उन्हें पूरा करना ही करना है। इनकी लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड है। लेकिन कंपनी के केस में डिपेंड करेगा कि कंपनी कैसे बनी है। अगर वो लिमिटेड कंपनी बनी है तो उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, अगर वो अनलिमिटेड बनी है तो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। यानी कंपनी के केस में लाइबिलिटी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी। इसके लिए कंपनी को जब रजिस्टर किया गया तब वहां पर क्या लिखा गया वो देखना पड़ेगा। जब पार्टनरशिप होती है तो आपको पता है कि भैया प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन जब कंपनी होती है तो जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। समझिए मेरी बात को। आपको लगेगा कि सर अगर मैंने कंपनी में शेयर खरीदे हैं, पैसा लगाया है, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है तो वो प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट मिलना ही आपके फायदे की बात है। प्रॉफिट का ना मिलना भी हमारे फायदे की बात हो सकती है। इसका मतलब है अगर आप अपना पैसा कंपनी से ले लोगे तो कंपनी अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर पाती। तो कई बार हमें लगता है कि यार कंपनी में पैसा रख दो, ज्यादा अच्छा है, तो हम कंपनी से प्रॉफिट नहीं मांगते। हम कंपनी को कहते हैं कि आपने जो प्रॉफिट कमाया है उसको भी बिजनेस में इन्वेस्ट करो।
सर क्या मतलब हुआ? देखो छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं। मिस्टर एक्स है, जॉब करता है और अपने पैसे को बैंक में जाके सेव कर लेता है। इसके बैंक में 10 लाख रुपए पड़े हैं और बैंक कहता है मिस्टर एक्स को कि मैं आपको 5% पर एनम इसके ऊपर इंटरेस्ट दूंगा। 10 लाख के ऊपर 5% इंटरेस्ट मतलब पूरे साल का 50,000। ठीक है। मिस्टर एक्स ने क्या किया, एक कंपनी में जा करके 10 लाख रुपए के शेयर परचेज कर लिए। इस कंपनी ने बताया मिस्टर एक्स को कि हमने आपके जो 10 लाख रुपए थे उसके ऊपर 60% का प्रॉफिट कमाया, मतलब 6 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब वो एक्स से कह रहे हैं कि ये 6 लाख रुपए क्या तुम लेना चाहते हो? एक्स कह रहा है कि अगर मैं ये 6 लाख रुपए ले लूंगा तो वापस जाके कहां डालूंगा? बैंक में। क्या मिलेगा? 5%। क्या होगा? उसने बोला कंपनी को, नहीं नहीं भाई ये पैसे भी तू रख ले, ये हो गया 16 लाख। अगली बार तू 16 लाख के ऊपर 60% कमाना तो मुझे ज्यादा फायदा होगा। अगर ये पैसे मैंने बैंक में रख दिए तो मुझे 5% का फायदा होगा, तो भैया ये पैसे तू ही रख ले। यानी कि कंपनी के केस में इतनी ट्रिमेंडस ग्रोथ मिल जाती है कई बार कि लोग कहते हैं हमें अपना प्रॉफिट नहीं चाहिए, आप रखो, इस प्रॉफिट को बिजनेस में री इन्वेस्ट करो और प्रॉफिट कमाओ, मेरा प्रॉफिट और बढ़ाओ। तो इस तरीके से भी लोग ऐसा काम करते हैं। ओके, नाउ ऑडिट। ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग। अब छोटे मोटे बिजनेस में लॉ कहता है कि ऑडिट करना कोई मैंडेटरी मतलब कंपलसरी नहीं है, लेकिन कंपनी के केस में ऑडिट करना कंपलसरी होता है। पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं वही बिजनेस को मैनेज करते हैं, लेकिन कंपनी के केस में डायरेक्टर्स जो होते हैं वो बिजनेस को मैनेज करते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। पार्टनरशिप में आप अपना शेयर ट्रांसफर आसानी से नहीं कर सकते जबकि बाकी पार्टनर्स मान ना जाएं, लेकिन कंपनी के केस में अगर प्राइवेट कंपनी है तो आप नहीं कर सकते, पब्लिक कंपनी है तो आप कर सकते हो। पार्टनरशिप कोई भी बिजनेस कर सकती है, लेकिन कंपनी केवल वही बिजनेस करेगी जिसकी उसको परमिशन होगी। जैसे मैंने अपने एग्जांपल में कहा कि कंपनी ने डॉक्यूमेंट फाइल किया था कि हम एजुकेशन बिजनेस करेंगे, तो वो एजुकेशन से रिलेटेड ही काम करेगी, ऑनलाइन टीचिंग करेगी, बुक्स को पब्लिश करेगी, इस तरीके का कोई काम कर सकती है। अच्छा जी, उसके बाद वाइंडिंग अप है, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस है। तो मैंने आपको बताया कि ये बिजनेस स्टेबल नहीं होते, डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी पे खत्म हो जाते हैं, लेकिन कंपनी के फॉर्म ऑफ बिजनेस में परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है, वो शेयर होल्डर की डेथ से, शेयर होल्डर की इंसॉल्वेंसी से अफेक्ट नहीं होती। तो बेटे बहुत ज्यादा बातें तो हम आपको नहीं बता पाए, लेकिन जितना बता पाए उसको रिवाइज करना। मैंने आपसे कहा था कि कम से कम 3 से 4 क्लास मैं आपको कंपनीज की छोटी छोटी थ्योरेटिकल पॉइंट्स बताऊंगा, नोट्स भी दूंगा कि आप उसको याद कर पाए, क्योंकि एमसीक्यू में वो छोटे छोटे पॉइंट्स आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। और अगर वीडियो आपने यूट्यूब पर देखा है तो आप हमारे वहां पर अगर टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने दिया होगा उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, सी यू।